जय हिंद साथियों। द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारी क्लास होने वाली है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक वैसा लिखित संविधान या एक वैसा मिनी संविधान जो पहली बार भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पेश किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और तथा उसके अधीन कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन कौन से राज्य आए, ये इसके माध्यम से आज की क्लास में हम समझने का प्रयास करें। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, अगर देखा जाए तो यह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला लिखित मिनी संविधान था, या हम कह सकते हैं इससे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम आ रहे थे वो अलिखित थे, या हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से एक मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे थे कि किस तरह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य करेगी। लेकिन ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला लिखित संविधान भेजा गया था कि इस लिखित संविधान के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कार्य जो है प्रशासन करेगी। और इसके नाम से पता चलता है रेगुलेटिंग एक्ट, अर्थात कंपनी को रेगुलेटिंग करने के लिए जो एक्ट लाया गया था। एक्ट मीन्स अधिनियम या एक कानून। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब हिंदी में कह सकते हैं चलाने के लिए, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाने के लिए पहला जो कानून आया था उसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, अगर हम इस समय की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें, गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल उस समय ब्रिटेन में नहीं थे, ये भारत में थे, या हम कह सकते हैं ये बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में थे ये, और नाम था इनका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, देखिए अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस समय पर एक गुप्त समिति का गठन किया। अगर हम बात करें तो जो लॉर्ड नॉर्थ थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया। गुप्त समिति। देखिए, इस गुप्त समिति का कार्य था कि जो कंपनी की आंतरिक जो मामले हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में उस समय पर शासन कर रही थी, उसके जो आंतरिक मामले हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे, उसके लिए उसने, या हम उस वहां के जो प्रधानमंत्री है लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया, जिसका कार्य सिर्फ यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंदर आंतरिक हलचल हो रही है या आंतरिक जो कार्य करने की स्थिति बन रही है, उस सभी की जानकारी समय समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजते रहना। देखिए, अगर हम बात करें तो यह कंपनी के लिए पहला लिखित संविधान था। पहला लिखित संविधान था। इससे पहले देखा जाए तो कंपनी के लिए और भी नियम कानून आ रहे थे, लेकिन वो ओरल थे, भाई लिखित रूप में नहीं थे, या हम ऐसे समझिए कि वो एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं थे, एक नियम कानून तरीके से नहीं थे। यह पहला ऐसा कानून था जो एक रेगुलेट करके एक तरीके से आया हुआ था, इसलिए इसको पहला लिखित संविधान कहा गया।
देखिए इसके तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा गया, उनको गवर्नर जनरल कहा गया, जिसमें बंगाल के पहले बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, देखिए वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यही गवर्नर जनरल आगे चलकर वायसराय कहलाएंगे। वायसराय, देखिए गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही पद का नाम है या एक ही व्यक्ति का नाम है। फर्क इतना था कि जब गवर्नर जनरल भारतीय जो राजा रजवाड़े थे या कह सकते हैं जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, जब उनके राजा से वो संधि करेंगे, बातचीत करेंगे, उस समय वो कहलाएंगे वायसराय। वायसराय का मतलब होता है ब्रिटेन के जो राजा महाराजा हैं, राजा रानियां हैं, या हम क्राउन कह सकते हैं उनको, तो जो ब्रिटेन के क्राउन हैं उनके जो प्रतिनिधि थे उस पदवी को कहा गया था वायसराय। अर्थात जब वो संधि करेंगे यहाँ के राजा महाराजाओं से तब कहलाएंगे वायसराय, और जब वो यहाँ प्रशासन करेंगे तब कहलाएंगे गवर्नर जनरल। इसका मतलब व्यक्ति एक ही है, पद एक ही है, बस उसका नाम अलग अलग है, यानी जिस जगह पर जैसा काम करेंगे वैसे नाम का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। देखिए इसी के माध्यम से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन किया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी जो उस समय अगर हम मैप के माध्यम से समझें, देखिए उस समय पर ये है आज के भारत का नक्शा। अगर उस समय की हम बात करें तो देखिए उस समय पर ये एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। इस तरफ एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी, नाम था बंबई प्रेसिडेंसी, तथा नीचे दक्षिण के बहुत भाग को घेरे हुए थी मद्रास प्रेसिडेंसी। उस समय पर जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी इसके अधीन, अर्थात जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसके अधीन बंबई और मद्रास को भी कर दिया गया। तथा इस समय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी थी, ब्रिटेन में रहती थी ये। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमेटी का जो टाइम था या समय था, जो कार्यकाल था, वो 1 वर्ष था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समिति, देखिए इस समिति का जो कार्यकाल था, वो 1 वर्ष का था। तो इस अधिनियम के या 1773 के रेगुलेटिंग के बाद इसका कार्यकाल बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। 4 वर्ष कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष। तथा इसमें कुल सदस्य, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 24। इन 24 सदस्यों में से प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य, प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करते थे। अवकाश ग्रहण, देखिए
जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना अवकाश ग्रहण करते हैं और उन 1/3 सदस्यों पर नए 1/3 सदस्य आ जाते हैं, जिस कारण से राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो पाती है। सेम वही प्रक्रिया थी। और देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम जो इस समय पर चल रहे हैं वो संविधान की विकास यात्रा है, अर्थात इन सभी जितने भी ब्रिटेन से नियम या कानून बन के आ रहे थे, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो 1781 का सेटलमेंट एक्ट हो, चाहे वो 1858 का अधिनियम हो, इन सभी में कहीं ना कहीं आपको संविधान की झलक देखने को मिलती है। इसीलिए इसे हम संविधान का विकास यात्रा कहते हैं। देखिए, इसमें अगर देखें तो प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य जब अवकाश ग्रहण करेंगे तो ये कभी भी भंग नहीं हो पाएगी। देखिए, लोकसभा है, अगर हम संसद के सदनों की बात करें तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है और नई लोकसभा के जो है सदस्य जीतकर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस बीच में पुरानी लोकसभा पूरी तरह भंग हो जाती है। लेकिन राज्यसभा के पूरे सदस्य एक बार में अवकाश ग्रहण नहीं करते, धीरे धीरे या कह सकते हैं 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद जो अवकाश ग्रहण करते हैं और उस जगह नए सदस्य आते हैं, जिस कारण से राज्यसभा कभी भंग नहीं हो पाती है। सेम उसी तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समिति थी, इसके कुल 24 सदस्य से, जिनमें से 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और उस पर नए सदस्य शामिल हो जाएंगे। तब तक अगले 1/4 का समय पूरा हो गया होगा, वो अवकाश ग्रहण करेंगे, तब तक नए और 1/4 सदस्य आएंगे। इस तरह से नए पुराने की एक चेन चलती रहेगी और ये कभी भी भंग नहीं हो पाएगी। चलिए, इसके माध्यम से अगर और आगे हम इसमें समझें तो देखिए, इसमें शासन की सभी शक्तियां, शासन की सभी शक्तियां, इसमें शासन की जो सभी शक्तियां थी, जिसमें आप कह सकते हैं कि सिविल शक्ति, या भाई सिविल शक्ति तो थी, इसमें सैनिक शक्ति भी थी। सिविल शक्ति या सैनिक शक्ति, यह दोनों किसमें निहित कर दी गई? तो यह दोनों निहित कर दी गवर्नर जनरल में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह से या बंगाल प्रेसिडेंसी को किसी भी सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता होगी, तो यहाँ के गवर्नर जनरल को ब्रिटेन से आज्ञा की या ब्रिटेन की संसद से आज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपने स्वयं के निर्णय से अपनी सेना का किसी भी युद्ध या किसी भी आंतरिक आक्रमण में प्रयोग कर सकते हैं, यह शक्ति दी गई। इसी अधिनियम के तहत 1 वर्ष बाद अर्थात 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कहां पर था? कलकत्ता में। हम कह सकते हैं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। या इसी सुप्रीम कोर्ट में देखिए, बंगाल तो इसमें था ही था, साथ में बिहार और उड़ीसा भी इसी में शामिल थे। हम कह सकते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भी जितने भी, चाहे वो सिविल मामले हो, चाहे वो सैन्य मामले हो, चाहे वो फौजदारी मामले हो, सभी कहां देखे जा रहे थे? इसी सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस सुप्रीम कोर्ट की आज के सुप्रीम कोर्ट से तुलना करते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि आज का जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वो अंतिम न्यायालय है। यानी हम कह सकते हैं हमारे देश अर्थात भारत का सबसे अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके बाद आप कहीं अपील
नहीं कर सकते। लेकिन जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो 74 में खोला गया था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, वो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। नाम इसका सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन इसके बाद भी अपील को हम कहां कर सकते थे? लंदन में कर सकते थे। इसीलिए जो लंदन का सुप्रीम कोर्ट था वो अंतिम अपीलीय न्यायालय था, ये नहीं था। ये भारत के लिए सर्वोच्च या सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। तो इस न्यायालय को या इस सुप्रीम कोर्ट की तुलना आप आज के सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके मुख्य न्यायाधीश की बात करें, इसके मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। देखिए, एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। जिसमें अगर हम बात करें अन्य न्यायाधीश तो अन्य न्यायाधीश में कौन कौन थे? चैम्बर्स था, लेमेस्टर, हाइडे। इस तरह से इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खोला गया सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, जिसमें कुल कितने न्यायाधीश थे, तो वहां आप ऑप्शन लगाएंगे कि इसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, 3 + 1, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश था तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए, इसी एक्ट के तहत जितने भी कंपनी के व्यापारी थे उनको, चलिए ऊपर से रफ करते हैं, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जितने भी व्यापारी थे उन सभी को बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हम कह सकते हैं कि जितने भी कंपनी के व्यापारी थे, वो भारतीय लोगों के साथ बिना लाइसेंस व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें कुछ ऐसे व्यापारी थे जो कि अपना अलग से भी व्यापार कर लेते थे, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा कंपनी का, वो भारतीय लोगों के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। जिस तरह से आज एक कंपनी में वर्करों को एक आईडी प्रूफ या एक आईडी कार्ड दिया जाता है जिसे गले में लगाकर घूमते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किस कंपनी का वर्कर है। जैसे आपने देखा होगा आज के समय पर सेल्समैन, देखिए सेल करने के लिए सेल्समैन घूमते हैं, हर चौराहे हर गांव गलियों में मिलते हैं। भाई उन सेल्समैन के जो है गले में एक आईडी कार्ड होता है जिससे यह पता चलता है कि किस कंपनी का सेल्समैन है, किस कंपनी का व्यापारी है। उसी तरह से इस अधिनियम के तहत सभी जितने भी बिना लाइसेंस के व्यापारी थे सब पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप व्यापार नहीं कर सकते, तथा इसी में व्यापारियों को भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। जो कंपनी के व्यापारी थे वो भारतीय लोगों से ना ही उपहार ले सकते थे और ना ही उनसे रिश्वत ले सकते थे, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया।
भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा इसकी 24 सदस्यों को, जो 24 सदस्यीय परिषद थी, उसको कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए, भारतीय सचिव भारतीय सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल और उसकी जो 24 सदस्य की परिषद थी, 24 सदस्य की परिषद थी, उसको कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कानून बनाने का अधिकार। देखिए, इसका मतलब था कि जो कानून ब्रिटेन से बनकर आ रहे थे, अर्थात जो ब्रिटेन से पहला कानून बन के आया, उसके बाद जो दूसरा कानून बन के आ रहा है, अगर उसके बीच में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है कंपनी को, तो उस कानून को कौन बना सकता था? गवर्नर जनरल या उसकी जो 24 सदस्यीय परिषद थी, उसके सदस्य मिलकर वो बीच में आवश्यक कानून बना सकते थे, निर्माण कर सकते थे आवश्यक कानून का। देखिए, इसके अंतर्गत हम बात करें तो व्यापारियों को जो सभी सूचनाएं थी, जो उस समय के जो कंपनी के व्यापारी थे, व्यापारियों को सभी सूचना कहां भेजनी होती थी? हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन को भेजनी होती थी। इसका मतलब होता है जो ब्रिटेन के अंदर या जो समय के लंदन में जो राजा रानी होते थे, भाई राजा या फिर रानी, इन्हीं को मिलके कहा जाता था क्राउन, अर्थात ब्रिटिश क्राउन को भेजनी होती थी जितनी उस समय कंपनी के द्वारा दी हुई जानकारी थी। देखिए, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आने वाला पहला लिखित संविधान था, जिसमें गुप्त समिति का गठन किया गया था उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, तथा इसी समय पर बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उनका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो बनने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग। देखिए, इसमें आपकी ये कंफ्यूजन वाली चीजें साथ ही साथ क्लियर होंगी कि बंगाल के पहले गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग थे, तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग थे, तथा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग थे। ये चीज आपकी साथ साथ क्लियर होती चलेंगी। अगर आपको इसी अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए, तो इसी के माध्यम से एक वर्ष बाद 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। उस समय के दौर में भी अंतिम अपील करने के लिए कहां जा सकते थे? लंदन जा सकते थे। इसी अंतिम अपीलीय न्यायालय के जो जज थे, या कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे सर एलिजा इम्पे, तथा अन्य न्यायाधीश 3 और भी थे, जिनके नाम थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे। इस तरह से उस समय के जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें कुल जजों की संख्या 4 थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम या 1773 के समय खुलने वाले जो सुप्रीम कोर्ट थे, बंगाल का सुप्रीम कोर्ट, उसमें कुल जजों की संख्या कितनी थी? तो आप आंसर करेंगे 4 जज। आज की क्लास आप एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास आपको इसी समय से मिलती रहेगी, और आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है इस क्लास को पढ़ पाएं। और ये हमारी क्लास है सिर्फ एक कंपटीशन स्टडी के लिए नहीं, इसको आप एक दैनिक व्यवहार या जीवन में जानकारी के लिए भी देख सकते हैं। इसलिए सभी क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि आपके सगे संबंधी भी इस क्लास के माध्यम से जो है चीजों की जानकारी ले सकें। जय हिंद, जय भारत।